वेलकम टू पाठक्स अड्डा। हिस्ट्री स्पेशल के मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट 5। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा वो पूरा स्थल है जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आपके ऑप्शन है, फर्स्ट है आमरी, सेकंड मेहरगढ़, थर्ड कोटदीजी, फोर्थ कालीबंगन, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड मेहरगढ़, जो कि अभी बलूचिस्तान और पाकिस्तान में आता है मेहरगढ़। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, प्राचीनतम कृषि और पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और ये एक ऐसा स्थल है, पूरा स्थल है जहाँ पर पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है। देखिए ऑप्शन है आपके लहुरा देव, सेकंड सेनुवार, थर्ड सोगोरा, फोर्थ कौसाम्बी, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट लहुरा देव। ये गंगा बेसिन के संत कबीरनगर जिले में यूपी में स्थित है लहुरा देव। यहाँ से गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है। ऑप्शन है बैल, भेड़, गाय, हाथी, उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अघन्य माना गया, अघन्य का मतलब होता है जिसे मारा नहीं जा सकता। तो बताइए किस जानवर को वैदिक काल में अघन्य माना गया था, जिसे मारा नहीं जा सकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड गाय को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना। ऑप्शन है फर्स्ट जमाली, सेकंड यशोदा, थर्ड अनुजा, फोर्थ त्रिशाला, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट जमाली। महावीर स्वामी की पुत्री थी प्रियदर्शनी, उसका विवाह जमाली के साथ हुआ था और उसके बाद वो इनका प्रथम अनुयायी भी बना था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। ऑप्शन है फर्स्ट शाक्य वंश से, सेकंड मायावंशी, थर्ड लिच्छवी वंश से, फोर्थ कोलीय वंश, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ कोलीय वंश। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, कोलीय वंश, और उनकी शादी हुई थी, जो मतलब गौतम बुद्ध के पिता थे वो थे शाक्य वंश से। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, किसने किया था बताना है। ऑप्शन है फर्स्ट हर्षवर्धन ने, सेकंड अशोक ने, थर्ड गौतम बुद्ध ने, फोर्थ कनिष्क ने, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड अशोक ने। ठीक है, अशोक ने किया था सारनाथ स्तंभ का निर्माण। सारनाथ कहाँ है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। और सारनाथ वही स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार किया था सबसे पहले। ठीक है ना। तो इसी को क्या कहा जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन माना जाता है सारनाथ को ही। और अशोक जो थे वो मौर्य वंश का एक महान शासक था, इनके बारे में आपने पढ़ाई होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। कौन है योग दर्शन के प्रतिपादक। ऑप्शन है फर्स्ट पतंजलि, सेकंड योगी गोरखनाथ, थर्ड रामदेव, फोर्थ शंकराचार्य, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट पतंजलि। ठीक है, रामदेव नहीं है, पतंजलि इसका सही आंसर है योग दर्शन के प्रतिपादक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, इसमें से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? आपको बताना है, नीचे नाम दिए हुए हैं, इनमें से कौन है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ऑप्शन है, फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू, सेकंड B.R. अम्बेडकर, थर्ड वल्लभ भाई पटेल, फोर्थ राजेंद्र प्रसाद, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है। ठीक है ना। जो प्रथम सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, और जो तीसरा सम्मेलन, जो इस तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है ना। और B.R. अम्बेडकर ऐसे थे जिन्होंने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया था। ऑप्शन है, फर्स्ट चंपारण में, सेकंड चौड़ी चौरा में, थर्ड बारदोली में, फोर्थ दांडी में, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, चंपारण में। ठीक है, चंपारण में 1917 में गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया था। और यह किसके कहने पर वो गए थे चंपारण? तो इनको राजकुमार शुक्ला ने इनको बिहार बुलाया था 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? ऑप्शन है, फर्स्ट अशफाक उल्ला खां, सेकंड राजेंद्र लाहिरी, थर्ड राम प्रसाद बिस्मिल, फोर्थ चंद्रशेखर आज़ाद, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, चंद्रशेखर आज़ाद। काकोरी षड्यंत्र कांड जो था वो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा यह किया गया था। ठीक है, इसमें 4 लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी, और वो चारों में से 3 तो ये हैं, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी, राम प्रसाद बिस्मिल, और जो चौथे नाम है वो है ठाकुर रोशन सिंह। ठीक है, इनको फांसी की सज़ा हुई थी और चंद्रशेखर आज़ाद थे जो बच गए थे इस सज़ा से। बाकी कई लोग थे, कई क्रांतिकारी थे जिनको आजीवन कारावास हो गया या नॉर्मल कारावास हो गया, जेल की सज़ा हुई थी। और ये 4 नाम जो मैंने बताए ये थे जिनको फांसी की सज़ा हुई थी। एक नाम इसमें आप और जोड़ लीजिए, रोशन का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत उपाधि धारण की थी वह था? ऑप्शन है, फर्स्ट चंद्रगुप्त प्रथम, सेकंड समुद्रगुप्त, थर्ड चंद्रगुप्त द्वितीय, फोर्थ श्रीगुप्त, फिफ्थ इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, चंद्रगुप्त द्वितीय। इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ये गुप्त राजवंश के राजा थे। गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, श्रीगुप्त इन्होंने तो स्थापना की थी, और जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं ये समुद्रगुप्त के पुत्र हैं। और समुद्रगुप्त किसके पुत्र? चलिए अगला प्रश्न है, यपनीय इसका एक संप्रदाय था। आपको बताना है यपनीय जो संप्रदाय है वो किसका संप्रदाय था, कौन से धर्म का संप्रदाय था? तो ऑप्शन है आपके, फर्स्ट बौद्ध धर्म का, सेकंड जैन धर्म का, थर्ड शैव धर्म का, फोर्थ वैष्णव धर्म का, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, जैन धर्म का। यपनीय पश्चिमी कर्नाटक में एक जैन संप्रदाय था जो कि अब विलुप्त हो चुका है, क्योंकि इसमें यपनीय संप्रदाय में क्या था, जो कुछ श्वेतांबर के गुण इसमें थे और कुछ दिगंबरों के गुण इसमें थे, तो ये काफ़ी समय तक चला नहीं। आगे जाकर ये वापस से उन्हीं दोनों धाराओं में बट गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे?
ऑप्शन है फर्स्ट धोई, सेकंड गोवर्धन आचार्य, थर्ड जयदेव, फोर्थ लक्ष्मण सेन, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड जयदेव। गीत गोविंद जो है वो जयदेव की काव्य रचना है। जयदेव संस्कृत के महाकवि हैं जिन्होंने एक तो गीत गोविंद हो गई और रति मंजरी की रचना की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। आपके ऑप्शन है फर्स्ट इल्तुतमिश, सेकंड बलबन, थर्ड अलाउद्दीन खिलजी, फोर्थ मोहम्मद बिन तुगलक, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। देखिए इक्ता व्यवस्था तो वैसे पहले भी इसका प्रयोग हुआ था, लेकिन इल्तुतमिश ने इसको एक प्रशासनिक रूप से इस व्यवस्था की स्थापना की। ठीक है, इक्ता व्यवस्था क्या होती है। इक्ता व्यवस्था क्या होती है। एकता व्यवस्था जो है आप एक तरह से कह सकते हैं कि धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना, यानी कि एक ज़मीन का टुकड़ा किसी को दे देना। अब जैसे इल्तुतमिश जो था उसका जो दिल्ली सल्तनत थी वो विस्तार कर रही थी और इतना बड़े साम्राज्य को संभालना, अकेले शासन करना इतना पॉसिबल नहीं था। तो उसके लिए उसने क्या किया था, उसको छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया था और उन छोटे छोटे क्षेत्रों में जो है इक्तेदारों को रख दिया था। जो इक्ता व्यवस्था जो थी, जो जो इक्ते के रूप में क्षेत्रों को बांटता था, तो जिस जिसको वो इक्ता मिलता था उसको इक्तेदार कहा जाता था। ठीक है ना। इक्तेदार का काम होता था कि वो उस पर लगान वसूलता था, शांति स्थापित करता था, वहाँ पर सैनिक व्यवस्था करता था। ठीक है, और जो भी सैन्य खर्च और अपना खर्चा वर्चा निकाल के जो बचता था खर्चे निकालने से जो शेष रकम बचती थी उसको सुल्तान के राजकोष में जमा कर देता था। और जो ये शेष रकम बचती थी ना, इसको फवाजिल कहते हैं। ठीक है ना। तो ये होगी आपकी इक्ता व्यवस्था। आगे जाके हम देखेंगे कि इक्ता व्यवस्था में कई बदलाव आए, जैसे कि आगे जाके अभी जो इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था लागू की थी, ये जो है वंशानुगत नहीं थी, ये सुल्तान के ऊपर होता था, वो चाहे तो बदल सकता था, है ना, या हस्तांतरित करता रहता था, इधर से उधर उनका ट्रांसफ़र करता रहता था इक्ता व्यवस्था में। लेकिन आगे चलकर देखेंगे फिरोज तुगलक ने इसका पद, जो इक्तेदार का पद है, वो वंशानुगत कर दिया। और आगे देखेंगे कई सुल्तानों ने, सम्राटों ने अपने अपने अनुसार इस पर बदलाव करते रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। आपके ऑप्शन है फर्स्ट सितार, सेकंड पखावज, थर्ड वीणा, फोर्थ तबला, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड वीणा। आपने सुना होगा कि मुग़ल सम्राट औरंगजेब जो थे उन्होंने अपने राज्य में संगीत पर रोक लगा दी थी, मतलब उन्होंने उसका प्रतिबंध लगाया हुआ था संगीत में। ठीक है ना। लेकिन ये भी फैक्ट है कि वो वीणा बजाने में निपुण थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है कहाँ है। ऑप्शन है फर्स्ट लोरिया नंदनगढ़ का, सेकंड सांची का, थर्ड सारनाथ का, फोर्थ कौशाम्बी का, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट लोरिया नंदनगढ़ का। यह वेस्ट चंपारण जिले में बिहार में स्थित है। ठीक है। चलिए ये अभी तक सबसे सुरक्षित स्तंभ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सॉरी अगला प्रश्न है पुराणों की कुल संख्या है। ऑप्शन है आपके फर्स्ट 12, सेकंड 16, थर्ड 18, फोर्थ 20, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड 18। कुल पुराण कितने हैं। 18 पुराण हैं और इसकी रचना लोमर्स ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा
की गई है। इसमें भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है ना। इसमें कई 18 पुराण है, जैसे मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड, इस तरह के आदि आदि पुराण हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था। चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान बताना है। ऑप्शन है फर्स्ट काशी, सेकंड अयोध्या, थर्ड प्रतिष्ठानपुर, फोर्थ श्रावस्ती, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट काशी। पुराणों के अनुसार क्या है, चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान काशी था। ठीक है, कई जगह आपको प्रतिष्ठानपुर भी देखने को मिलता है, लेकिन प्रतिष्ठानपुर जो है इनकी राजधानी था, जो कि आज प्रयागराज में है। ठीक है ना, चंद्रवंशी शासकों की राजधानी थी प्रतिष्ठानपुर, लेकिन इनका जो मूल स्थान है, जो पुराणों के अनुसार हमें पता चलता है, वो है काशी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूट द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है। ऑप्शन है फर्स्ट औरंगाबाद महाराष्ट्र में, सेकंड नासिक महाराष्ट्र में, थर्ड ग्वालियर मध्य प्रदेश में, फोर्थ गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। राष्ट्रकूट द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर कहाँ स्थित है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, राष्ट्रकूट द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है और अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध ये एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। उज्जैन आपको पता है एक बहुत ही प्राचीन नगर है ना। इसका प्राचीन काल में नाम क्या था। ऑप्शन दिए हुए हैं फर्स्ट तक्षशिला, सेकंड अवंतिका, थर्ड इंद्रप्रस्थ, फोर्थ पुरुषपुर, फिफ्थ कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। वैसे देखिए उज्जैन के कई सारे नाम हैं, लेकिन आपको जो ऑप्शन दिए हुए इनमें से कोई है या कोई नहीं है या फिर एक से अधिक है, वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड अवंतिका। ठीक है, अवंतिका उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था और भी कई नाम थे, जैसे उज्जैनी, कहीं पर हम पढ़ते हैं कनकश्रृंगा, है ना। और उज्जैन कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है, शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ एक बहुत ही प्राचीन नगर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था। ऑप्शन है फर्स्ट इंडिपेंडेंस पार्टी, सेकंड गदर पार्टी, थर्ड स्वराज पार्टी, फोर्थ इंडियन नेशनल पार्टी, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी चित्तरंजन दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित की गई थी। इसका जो प्रथम अधिवेशन था वो इलाहाबाद में हुआ था। यह असहयोग की नीति पर प्रारंभ की गई थी, लेकिन फिर कुछ समय बाद ही असहयोग की नीति से इन्हें लगने लगा कि हम अपने देश का ही नुकसान कर रहे हैं, तो इन्होंने इसको सहयोग की नीति में परिवर्तित कर दिया, जिसकी वजह से इस दल की लोकप्रियता कम हो गई। और 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास जी की भी मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से स्वराज्य पार्टी कमज़ोर पड़ गई और इसमें मतभेद भी हो गए थे। और इसी तरह 1926 तक आते आते स्वराज पार्टी का पतन भी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था। ऑप्शन है फर्स्ट झांसी, सेकंड सतारा, थर्ड करौली, फोर्थ संबलपुर, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड सतारा। जो सतारा जो स्थान था, वहाँ पर क्या था, जो राजा था उसकी कोई संतान नहीं थी और उसने एक दत्तक पुत्र बना लिया था। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने, जो कि इनकी विलय की नीति थी, ये क्या करते थे कि जिसकी कोई संतान नहीं है
उस राज्य को आश्रित राज्य घोषित कर देते थे और अपने में विलय कर लेते थे। ठीक है ना। तो ये सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ, सतारा को इन्होंने प्रथम शिकार बनाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड परित्याग कर दिया था। नाइटहुड उपाधि इनको दी गई थी ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, उसका इन्होंने परित्याग कर दिया था, वापस लौटा दिया था ब्रिटिश इंडिया को। ऑप्शन है फर्स्ट रॉलेट एक्ट, सेकंड जलियांवाला बाग नरसंहार, थर्ड साइमन कमीशन, फोर्थ क्रिप्स मिशन, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड जलियांवाला बाग नरसंहार। देखिए प्रीवियस जो मॉक टेस्ट हमने डिस्कस किए थे, जलियांवाला बाग नरसंहार हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद जो है ब्रिटिश इंडिया को वापस कर दी थी। ठीक है ना। तो ये जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद इन्होंने वापस की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था। ऑप्शन है फर्स्ट लाल कुर्ती आंदोलन, सेकंड क्विट इंडिया मूवमेंट, थर्ड खिलाफत आंदोलन, फोर्थ गदर आंदोलन, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है ना। जो अब्दुल गफ्फार खान थे, इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था लाल कुर्ती। भारत में पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में खुदाई खिदमतकार के नाम से चलाया गया यह एक ऐतिहासिक आंदोलन था। ठीक है ना। खुदाई खिदमतकार के नाम से। खुदाई खिदमतकार जो है एक फ़ारसी शब्द है और ये कब हुआ था, लाल कुर्ती आंदोलन 1929 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे। ऑप्शन है फर्स्ट फो क्यू की, सेकंड यीन तू, थर्ड सी यू की, फोर्थ सिकिया पोनो, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड यीन तू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था। ऑप्शन है फर्स्ट इल्तुतमिश, सेकंड रजिया, थर्ड अलाउद्दीन खिलजी, फोर्थ मोहम्मद तुगलक, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल भी चलाया था। ठीक है ना। प्रश्न में तो चांदी का टंका पूछा है, लेकिन अगर तांबे का जीतल भी पूछेंगे तो वो कौन है, इल्तुतमिश है, जो पूरी तरह से अरबी के सिक्के थे। ठीक है। और इल्तुतमिश के बारे में भी हमने काफ़ी बातें की हुई हैं प्रीवियस डिस्कशन में मॉक टेस्ट के, है ना। तो अगर आप कंटिन्यूसली फॉलो हमारा कर रहे हैं, रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, तो आपका काफ़ी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था। ऑप्शन है फर्स्ट हॉकिंस, सेकंड विलियम्स फिंच, थर्ड पीटर डेलाबिल, फोर्थ एडवर्ड टेरी, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस आए थे 1608 में जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर। क्यों आए थे ये, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार की अनुमति मांगने आए थे, लेकिन 1611 में उन्हें वापस लौटना पड़ा, मतलब उन्हें अनुमति नहीं मिली, है ना।
और जो ये विलियम हॉकिंस है, इनको जो है जहांगीर ने, क्योंकि इतने साल रहे भी है ना, 1608 से 1611 में ये यहीं पर थे जहांगीर के दरबार में, तो उनको 400 मनसब और खान की उपाधि जहांगीर द्वारा दी गई थी। इनके बाद में 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो आए थे जहांगीर के दरबार में, और जहांगीर ने सर टॉमस रो को व्यापार संबंधी अनुमति विशेष फरमान द्वारा प्रदान कर दी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट असहयोग आंदोलन, सेकंड सविनय अवज्ञा आंदोलन, थर्ड व्यक्तिगत सत्याग्रह, फोर्थ भारत छोड़ो आंदोलन, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। देखिए, मुंबई के कांग्रेस अधिवेशन में अरुणा आसफ अली ने भाग लिया था, और इसी अधिवेशन में 8 अगस्त को अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था, और जब कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तब अरुणा ने मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में झंडा फहराकर आंदोलन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, इनको 1998 में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, मतलब इनको मिला था। उस समय ये इनका निधन हो चुका था 1996 में, लेकिन 1998 में इनको भारत रत्न दिया गया था। ये भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? देखो, हमने पिछले मॉक टेस्ट में भी और इस मॉक टेस्ट में भी हमने भारत छोड़ो आंदोलन के कई क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है, तो आपका ये टॉपिक भी काफ़ी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू, सेकंड नरेंद्र देव, थर्ड राजेंद्र प्रसाद, फोर्थ जेबी कृपलानी, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जवाहरलाल नेहरू ने 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। देखिए, इसको पास तो पूरी कांग्रेस महासमिति ने किया था, लेकिन एक होता है ना कि एक पेश करता है पहले प्रस्ताव, फिर कौन उसके समर्थन में कौन नहीं है, तो जिसने पेश किया था उनका वो नाम है जवाहरलाल नेहरू। वैसे बोलते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किसने किया था, तो गांधी जी ने आरंभ किया था। ठीक है, और वैसे प्रस्ताव पारित पूरी कांग्रेस महासमिति ने किया था। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपको पता है, इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आखिरी सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसमें सभी भारतवासियों ने एक साथ बड़े स्तर पर भाग लिया था। और इसमें 2 नारे काफ़ी प्रसिद्ध हैं, एक तो भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और एक है करो या मरो। अंग्रेजों भारत छोड़ो ये नारा जो है यूसुफ मेहर अली ने दिया था, और करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में दिया था। अच्छा, ये भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स प्रस्ताव, उसी के विरुद्ध में ये आंदोलन शुरू किया गया था। लेकिन वैसे तो इसमें बड़ी संख्या पूरा भारतवासियों ने बड़े स्तर पर भाग लिया था, लेकिन फिर भी हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग, इन लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था। ऑप्शन है फर्स्ट, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ऑप्शन सेकंड है 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना। ऑप्शन थर्ड है 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना। ऑप्शन फोर्थ है 5/20 भूभाग पर नील की खेती करना। और ऑप्शन फिफ्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। जो अंग्रेज जो बागान के मालिक थे, उन्होंने किसानों के साथ एक अनुबंध कर लिया था कि आपको अपनी भूमि में 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी को 3 कठिया प्रथा कहा गया। चलिए आज के हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें,
कमेंट करके बताएं, अपने सजेशन दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।